हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। वर्क सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर उस टाइम नहीं कर पाई। तो आपका जो वर्क सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो है हमारा वन चैप्टर का टारगेट, उसको पूरा करते हुए मुझे आज ये 2 वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है, क्योंकि उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया और आपको वर्क सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ाने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो मेरा पिछला वीडियो देख लें वर्क सिंप्लीफिकेशन का। तो मैं इसके 2 वीडियो अपलोड करूँगी। एक में तो आपको थ्योरी है और दूसरे में आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगी, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। पढ़ते हैं हम लोग वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ आपको पढ़ा दिया है कि किस तरह से वर्क सिंप्लीफिकेशन में हम लोग अपने टाइम और एनर्जी को सेव करते हैं, जिससे कि कम से कम ऊर्जा लगे आपका, कम से कम आपकी वो टाइम लगे आपका और मनी भी आपका सेव हो। ठीक है, तो वर्क सिंप्लीफिकेशन के क्रम में आगे बढ़ते हुए कि जिससे वह विधि जिसके द्वारा हम अपने कार्य को आसानी से कर पाएँ और किसको बचाते हैं, इसमें ऊर्जा, समय और मनी तीनों को बचाते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न में बढ़ने से पहले मैं आपको प्रोसेस चार्ट के सिंबल्स, जो कि आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, तो प्रोसेस चार्ट के सिंबल्स को आप एक बार देख लें। मुझे लगा कि एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे एक सर्किल है, ठीक, ये सर्किल है अगर, तो सर्किल को का जो है वो ऑपरेशन से मतलब है। तो ये मतलब कुछ सिंबल्स हैं जो कि हम कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशंस मतलब कुछ कार्य हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड है आपका ट्रांसपोर्ट में सामान इधर से उधर ले जाने का कार्य क्या है, मूव्स सम डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, कुछ डिस्टेंस पे आप मूव करा रहे हैं सामान को। और अगर आपका इस तरह से स्क्वायर शेप आता है तो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अपने कार्य का हम। ठीक है, फिर उसके बाद ये डी की तरह से ये शेप एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, तो ये क्या है, हमारा डिले है। इस तरह का है तो आप इसी से इसको याद करेंगे, डिले। और जब उल्टा ट्रायंगल आता है तो क्या हो जाता है, वो आपका स्टोरेज हो जाता है। ओके, फिर ये शेप आपका किसका है, हैंडल का है। ठीक, फिर यहाँ पर जो इस तरह का डायमंड शेप है वो क्या, किस चीज़ को दिखाता है, डिसाइड करना है, जैसे हम किसी चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसी ऑपरेशन जो है, ये ऑपरेशन जो चार्ट है, अब जैसे अगर यहाँ पे अगर गोला यहाँ ऑपरेशन का है और बीच में एक एरो लग गया, तो ये इसका क्या मतलब है कि कार्य भी हो रहा है और प्लस साथ में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है। ठीक, तो अगर ऑपरेशन के साथ में इंस्पेक्शन भी हो रहा है तो इस तरह से ऑपरेशन हो जाएगा और बीच में स्क्वायर लग जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे तो आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। एग्जाम में आने के लिए इस तरह के चिन्ह भी आ जाते हैं, सिंबल्स आते हैं, जो कि पूछा जाता है कि आपके प्रोसेस चार्ट के ये सिंबल्स हैं और ये जो सिंबल्स हैं वो क्या चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़े हम लोग अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। और हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ यहाँ से वन चैप्टर की यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि हमारे आपका जो ये है कार्य सरलीकरण, उसी के पूरा हमने उसी के उसमें कलेक्शन किया है और आप देख सकते हैं इसको। आदमियों द्वारा नतीजे पाना या इसका विवरण है, आदमियों द्वारा प्रशिक्षण का, नियंत्रण का, प्रबंधन का कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है प्रबंधन द्वारा। नतीजे प्राप्त करना, जैसे किसी चीज़ का हम रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या है, वो हमारा क्या है, मैनेजमेंट ही है। तो ये है साधारण शब्दों में प्रबंध का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है, अर्थात प्रबंध का अर्थ कार्य करने की उन विधियों से है जिनके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में समस्त उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करते हैं व अपनी अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं। तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट में होता है। तो इससे क्या होता है, आपको बेहतर नतीजे देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरलीकरण का या मानकों पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है सरलीकरण। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है कार्य।
ठीक है। तो आपका जो कार्य सरलीकरण है यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान तरीका है। मतलब ये आपको बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कार्य सरलीकरण है, कार्य को सरल तरीके से करना, और कोई भी व्यक्ति जो है वो कार्य को सरल तरीके से करता है तो वह समय शक्ति के व्यय को कम करता है। ठीक है, तो यही कार्य के सरलीकरण का महत्व है। प्रश्न को ऐसे हिंदी में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत इंग्लिश की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 24 घंटों की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? बेस लोड, टाइम लोड, एक्टिविटी लोड या पीक लोड। उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर नंबर डी आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। मैंने बताया था पीक लोड। मांग का न्यूनतम स्तर को क्या कहते हैं? जैसे जो पीक लोड होता है वो क्या होता है? वो ऐसा होता है कि उस समय सबसे ज़्यादा आपको कार्य करने की सबसे ज़्यादा कार्य आपके ऊपर रहता है। तो बिजली की मांग को न्यूनतम स्तर को पीक लोड कहते हैं। 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को क्या कहते हैं? पीक लोड कहते हैं। प्रश्न को जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो ये प्रश्न आपको समझ में आएगा कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ये है आपका पीक लोड। पीक लोड ही यहाँ पर करेक्ट होगा, और मैंने आपको पीक लोड पढ़ाया है कि पीक लोड है क्या। वह समय जिस समय क्या होता है, बहुत सारे कार्य क्या हो जाते हैं हमारे पास इकट्ठा हो जाते हैं, वो समय क्या कहलाता है? पीक लोड कहलाता है। एक दिन में जो बहुत ज़्यादा काम हमारे पास आ जाता है। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? पेन और पेंसिल, पिन और धागा, पिन और सुई और धागा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर बी, पिन और धागा। पाथवे चार्ट मैंने बना करके भी आपको बताया था कि एक इस तरह का क्या होता है, बोर्ड होता है, उस पर पिन लगी हुई होती हैं, और उसी पिन के ऊपर वाले हिस्से में धागे को फंसाते हैं इस तरह से, जैसे जैसे मूवमेंट होता है वैसे। तो ये क्या हो जाता है? पाथवे चार्ट। ठीक है, तो पाथवे चार्ट पिन और धागा से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर्गत मुख्य आधार है। जिस तरह से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मैं आपको उसका आंसर दिखा दे रही हूँ कि आप जानें कि इसका यही आंसर सही है। आप इंग्लिश की तरफ भी बढ़ें, आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि कोई भी उत्तर आपको मेरी तरफ से गलत नहीं मिलेगा। आयोग ने अगर उसका आंसर वही माना है सही तो मैं वही आंसर देती हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी की वजह से, मेरी वजह से किसी का 2 नंबर का आपका किसी भी एक क्वेश्चन का आपको नुकसान उठाना पड़े। तो इसीलिए, क्योंकि उसी आयोग के पिछले क्वेश्चन को आधार मानते हुए आयोग उस क्वेश्चन को सही कर देता है, इसीलिए मैं उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करती हूँ। जो भी कमीशन का आंसर होता है वही मैं आंसर यहाँ पर देती हूँ आपको। शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या है? ज्ञान है, कौशल है, मनोवृत्ति है, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा और प्रशिक्षण का अंतर, जो शिक्षा है मतलब एजुकेशन है और ट्रेनिंग है, इनके बीच का मुख्य अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो आधार यही तो है, ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाएंगे, और कौशल से क्या हम अपनी स्किल्स को, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें शार्पनेस आती है। तो उपरोक्त सभी, आंसर नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए कोहनी की ऊंचाई के ऊपर। यहाँ पर यही ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट था, इसलिए मैंने आगे का स्किप कर दिया है। तो सटीक कार्य करने के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कोहनी की ऊंचाई के ऊपर होनी चाहिए। आप ध्यान दीजिए, जहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं, काउंटर होता है हमारा, तो वो कोहनी की ऊंचाई से हमारे क्या होता है, अगर वो हमारी कोहनी की ऊंचाई से ऊपर है तो हमारे कार्य करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। किसी तरह का कोई पेन नहीं होता ये। हाँ, फिर उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, सूची 1 में दी गई क्रियाशीलताओं को 2 में संबंधित, मतलब कि मैच द फॉलोइंग कुल मिला के। तो अगर हम बात करें प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट और कोनोसाइक्लोग्राफी और डफटेलिंग, ठीक है, तो इस तरह से ये है। ठीक, तो आप देखेंगे कि प्रोसेस चार्ट क्या होता है? प्रोसेस हो रहा है, प्रवाह हो रहा है किसी भी चीज़ का। थोड़ा सा नाम से पकड़ेंगे हम तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रोसेस चार्ट कहाँ है, कार्य का प्रवाह। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्य का प्रवाह। ऑपरेशन चार्ट जब हम किसी चीज़ का ऑपरेशन करते हुए अपने दोनों हाथों को, ऑपरेशन मतलब जैसे किसी के कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या दोनों हाथों का प्रयोग करेंगे। तो कार्य को करते समय दोनों हाथों की चाल, ये क्या हो जाएगा आपका
ऑपरेशन चार्ट के अंतर्गत आता है। फिर अगला आता है हमारा पाथवे चार्ट। पाथवे की बात होगी तो दूरी की बात होगी ना, क्योंकि धागे से ही तो दूरी नापते हैं कि कितना हम लोगों ने काम किया है। तो निष्पादन में लगी दूरी, पाथवे चार्ट का ये क्या हो जाएगा, निष्पादन में लगी दूरी। फिर क्रोनोसाइक्लोग्राफी, जो क्रोनोसाइक्लोग्राफी है उसमें क्या हो गया, मध्यम उंगली की गति। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है आपकी मध्यम उंगली की गति। फिर अगला है आपका डवटेलिंग। डवटेलिंग क्या है, कार्य का संयोजन। अच्छा, डवटेलिंग जो ये वर्ड है, वैसे ये जो वर्ड है ये वुड के सेटिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डवटेलिंग वो चीज़ है जिसमें लकड़ी के ऐसे खांचे होते हैं और उनको इस तरह से सेट करना होता है विदाउट गम, कि आप वो एकदम से सेट हो जाए। अगर आप ध्यान देंगे जैसे कि वो पजल्स बनाने वाला होता है, अलग अलग आकृति का ऐसे ऐसे रहता है, फिर हम रखते हैं तो क्या होता है, क्या किसी गम की ज़रूरत होती है, नहीं, वो टाइटली एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो जाते हैं। तो ये तो इसका हो गया शाब्दिक अर्थ। अच्छा, डवटेलिंग की अगर हम बात करें तो मतलब दो कार्य को दो या दो से अधिक कार्य को एक समय में करना ही क्या कहलाता है, डवटेलिंग कहलाता है। अगर किचन में अगर हम इसकी बात करते हैं तो किचन की बात अगर हम करें तो जैसे रात में कुछ बचा हुआ खाना है, फिर उसको हमने क्या किया, सुबह उसको बढ़िया हमने किसी तरह से उसको कन्वर्ट करके उसको बढ़िया नाश्ता बना दिया, तो वो क्या हमने क्या किया, दो काम को एक में ही समायोजन कर लिया और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ गया। तो कार्य का संयोजन ही क्या कहलाता है, डवटेलिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, मैच मैंने कर दिया है, कूट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके। तो जो मुंडेल की सूची है, मैंने आपको बताया था कि कार्य का जो मुंडेल का था क्लासेस ऑफ चेंज, वो है आपके 5 प्रकार के, 2, 3, 5, 1। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चेंजेस इन बॉडी मोशंस एंड पोजीशन, ये पहला हो जाता है आपका। दूसरा में क्या है, पहले ये तो आपका बॉडी मोशन है, ठीक है, बॉडी मोशन है। फिर उसके बाद दूसरे में पहला तो ये हो गया, हम अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे में क्या होगा, चेंजेस इन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में चेंज, मतलब जिस कार्य जो यूटेंसिल्स उपकरण किए जा रहे हैं उसमें चेंज। फिर थर्ड में हमारा आ जाता है प्रोडक्शन सीक्वेंस, जैसे किसी भी स्टेप्स को, खाना बनाने के जितने भी स्टेप्स हैं उसमें क्या करें, एक आध स्टेप्स को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं या एक साथ 2 स्टेप को कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है प्रोडक्शन इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में मतलब क्या कर देते हैं, चेंज लेके आते हैं। फिर उसके बाद चौथा हो गया चेंज इन फिनिश प्रोडक्ट, और जो खाना जो भी हम सामान बना रहे हैं उसकी जब फिनिशिंग कर रहे हैं तो हम इस तरह से उसको करें कि हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े। जैसे कि हमने बताया था आपको कि हम बिस्किट्स बना रहे हैं, अगर हम मैदे के बिस्किट्स, कुकीज़ कुछ भी बना रहे हैं, उसको गोल गोल शेप कर रहे हैं तो किनारे किनारे का हिस्सा बच जाएगा ना, तो हमारा कार्य बढ़ जाता है। अगर हम उसी को एक बार में बेल करके क्या करें, स्क्वायर शेप दे दें, ठीक है, इस तरह से कट कर दें तो क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा और हमारी एनर्जी क्या होगी, सेव हो जाएगी। तो चेंज इन रॉ मटेरियल। फिर लास्ट में है 5वां है आपका चेंज इन रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल में चेंज करना, जो कच्चे उत्पाद हैं उसमें चेंज करना। जैसे कि पूरा रसगुल्ला ना बना करके, आप रसगुल्ले बनाते हैं ना बना करके क्या करें, हम पाउडर लेकर के आएँ और उसके बना लें। या फिर इडली का हम लेते हैं तो हम पूरी इडली का दाल चावल ना भिगो करके उसका भी हम जो मार्केट में बना बनाया मिलता है उसको हम ले करके आएँ और हम अपना डायरेक्टली उसको बना दें। तो इस तरह से क्या हो गया, 5वां है रॉ मटेरियल में चेंज, मतलब कच्चे उत्पाद में बदलाव। ठीक है, तो इस तरह से मुंडेल के 5 जो उन्होंने क्लासेस ऑफ चेंज हैं परिवर्तन किया है वो 5 प्रकार का है। व्यक्ति के कार्य का तरीका उन्नत हो, इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के स्तरों को वर्गीकृत किया। कितने कार्य करने का तरीका उन्नत हो, ठीक है, अच्छा हो जाए, और तो उसके लिए किसके, अभी बात हो गई मुंडेल की, आपके 5 स्तर का प्रयोग किया। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सीक्वेंस में भी लगाने के लिए आ ही जाता है। पेंसिल तकनीकी वह तकनीकी है जिसमें किया जाता है पर्यवेक्षण, बुनाई, कार्य सरलीकरण, टेक्सचर। तो आप जानते हैं जो पेंसिल तकनीकी है वो क्या कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आती है। जो फॉर्मल इनफॉर्मल 2 तरह की है ना, तो इनफॉर्मल वाली जो है हमारी अनौपचारिक वाली, उसी को हम पेन पेंसिल टेक्निक भी कहते हैं, तो वही उसी की बात कर रहा है। तो ये अनौपचारिक कार्य सरलीकरण की टेक्निक है। अच्छा, औपचारिक और अनौपचारिक में भी अंतर है। औपचारिक मतलब कि जो आपका कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, अर्थात कि जैसे किसी लैब में या कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, किसी भी कार्य को करने का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो वो हमारी फॉर्मल मतलब और औपचारिक तकनीकी। और अनौपचारिक इसलिए है इसका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है
मुंडेल के ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तन को 3 भागों में विभाजित किया है। अच्छा, इन्होंने कह दिया 3 भागों में, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग है ये क्वेश्चन। 3 भागों में विभाजित किया, 5 स्तरों में विभाजित किया, परिवर्तनों में कई सुधार, संख्या में कुछ। तो इन्होंने कितने स्तरों में विभाजित किया है? इन्होंने 5 स्तरों में विभाजित किया है। अभी मैंने आपको बताया ना कि 5 स्तर वो कौन कौन से हैं? हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन सबसे पहला, फिर अगर हम बात करें तो दूसरा इक्विपमेंट में परिवर्तन, ठीक है। फिर तीसरा हम बात करते हैं कि आपका उत्पाद में परिवर्तन, जैसे किसी चीज़ को स्किप करने की बात हुई थी। फिर फिनिशेस में, तैयार उत्पाद में परिवर्तन, ठीक। फिर उसके बाद 5वां है आपका कच्चे माल में परिवर्तन। तो ये हो गए 5 स्तरों को विभाजित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? पाथवे चार्ट सुई और धागा से, पेन और पेंसिल से, पिन और सुई से, पिन और धागा से। तो अभी ये प्रश्न अभी पहले भी आ चुका है कि जो हमारा पाथवे चार्ट है वो किससे? पिन और धागे से संबंधित है। वही जो मैंने आपको बताया कि बोर्ड पे पिन लगा करके धागे को जिस तरह से मूवमेंट होता है, फिर लास्ट में क्या करते हैं, पूरे धागे को खोल करके पूरे धागे को मेज़र कर लिया जाता है। फिर उससे पता चल जाता है कि कितनी दूरी आपको कार्य करने में लगी है। कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण है चौकोर बनाना, गोल बनाना, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम कार्य सरलीकरण अगर कर रहे हैं तो कोई भी, जैसे बिस्किट्स का अभी मैंने उदाहरण लिया, गोल बनाएंगे तो रॉ मटेरियल इधर उधर बचा रहेगा, तो वो क्या करेगा, हमको परेशानी करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चौकोर बनाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, साधन टूल का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारियों के चयन के लिए किया जाता है। कार्य वर्णन, कार्य विश्लेषण, कार्य विनिर्देशन, कार्य सारणी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कार्य सारणी। कार्य सारणी कहें या टाइम लॉग कहें, तो ये जो है टाइम लॉग जो है साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारियों के में चयन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कार्य सारणी करेक्ट आंसर होता है। अगला है, मार्ग या पाथवे चार्ट में के निम्नलिखित सोपानों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाथवे चार्ट है उसके सोपान थे, तो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया है। आप देख लें इसको कि स्थान की योजना का चित्र बनाएं, अवलोकन का विश्लेषण करें, नाखून डालकर तागे को जोड़ें, गति का अवलोकन करें तथा तागे को हवा दें, पुनरावृत्त कार्य के लिए सुझावों की चर्चा, कर्मकार और सुधार के लिए सुझाव अर्जित करें। तो इस तरह से ये है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, स्थान की योजना का चित्र बनाएं। ठीक है, स्थान की योजना का चित्र बनाएं, ये पहला हो गया हमारा। फिर उसके बाद दूसरा है नाखून डालकर तागे को जोड़ें, ये दूसरा स्टेप हो गया हमारा। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है पुनरावृत्त कार्य के लिए सुझावों की चर्चा कर्मकारों के साथ करें, ये तीसरा स्टेप हो गया। कुछ स्टेप्स ऐसी चीज़ हैं ये आपको रटनी पड़ेंगी। आप 4 से 5 बार इसको लिख लीजिए और आपको ये क्या हो जाएंगे, सारे लर्न हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका चौथा जो है अवलोकन का विश्लेषण करें। तो अवलोकन का विश्लेषण करें, ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। और 5वां स्टेप होता है गति का अवलोकन करें, ये 5वां स्टेप है। और छठा स्टेप है हमारा इसमें सुधार के लिए सुझाव अर्जित करें। तो आप इस तरह देख लें कि ये जो है इसको किस तरह से सीक्वेंस, तो ये जो है पहले हमारा 1 नंबर है, फिर 3 है, फिर उसके बाद 3 है, 1 है, फिर 3 है और फिर 5 है। तो अब इसमें हम लोग कूट में देखेंगे कि 1 3 5 कहाँ है। तो 5 नहीं, 1 3 और देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया और 1 3 4 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है ये करेक्ट होता है, 1 3 4 2। ठीक, एक ये हो गया, चित्र बनाएं, फिर 3 नाखून डालकर तागे को जोड़ें, फिर उसके बाद गति का अवलोकन करें, ये हमारा कौन सा हो गया, गति का अवलोकन करें। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, नहीं, चौथे में अवलोकन, गति का अवलोकन करें, पहले 5वां फिर चौथा। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट मुझे लग रहा है, कुछ हो गया है, पहला तीसरा दूसरा, अवलोकन का विश्लेषण करें, पहले अवलोकन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अवलोकन का विश्लेषण
करेंगे। अवलोकन को विश्लेषण करें, गति को अवलोकन करें तथा तागे को हवा दें। तो ये पहला हमारा हो गया। फिर तीसरा हो गया नाखून से तागा डालें। फिर चौथा गति का अवलोकन तथा करें तथा तागे को हवा वो करें, और 2 अवलोकन का विश्लेषण करें। ठीक है, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल उसमें कुछ गलती नहीं है। और फिर उसके बाद आपका छठा पॉइंट होता है सुझाव के लिए अर्जित करें, ये आपका 5वां हो जाएगा। सुझाव अर्जित करें, फिर उसके बाद फिर पुनरावृत्त कार्य के लिए सुझाव की चर्चा कर्मकारों के साथ करें। सही है, ये छठा आपका ये 6वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये मेरे शायद लिखने में गलती हो गई, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये सारे बन जाएंगे आपका। यहाँ पर 5वां ना हो करके ये तीसरे नंबर पे है, तभी मैंने लिखने में गलती कर दी, इसीलिए ये मैच नहीं हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। और इसको आप जो ये स्टेप्स हैं इसको आप बिल्कुल याद कर लें, आ सकता है एग्ज़ाम में। समय तथा गति अध्ययन के लिए कौन सी तकनीकी दोनों हाथों में हलचल पर विचार करती है? पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट और क्रोमोसाइकिल आपका जो है ये साइक्लोग्राफी। जो आपका साइक्लोग्राफी है किसमें है, औपचारिक में है कि अनौपचारिक में है? तो इन चीज़ों को आप एकदम याद कर लें कि कैसे किसमें है ये आपकी औपचारिक तकनीकी में है। ठीक है, और पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट और प्रोसेस चार्ट ये किसकी आपके कौन सी तकनीकी में है? ये आपकी इनफॉर्मल तकनीकी में है। तो यहाँ पर आपका समय तथा गति के अध्ययन की कौन सी तकनीकी दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर सी। ठीक है, नहीं सॉरी, प्रोसेस चार्ट नहीं, ऑपरेशन चार्ट। दोनों हाथों की गति की बात कर रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है ऑपरेशन चार्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या समय और संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीकी है? तो आपकी कागज और पेंसिल तकनीकी कौन सी है? सूक्ष्म संचलन विश्लेषण, प्रक्रिया चार्ट, चक्र ग्राफ और क्रोनो साइकिल ग्राफ। तो यहाँ पर जो आपका प्रोसेस चार्ट है, प्रक्रिया चार्ट है, वो इसका आंसर हो जाएगा। कि निम्नलिखित कौन सी समय और संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीकी है? मतलब जो आपका ये जो है प्रोसेस चार्ट है, ये समय पर बहुत ध्यान देती है, मतलब समय का यहाँ पर ध्यान रखते हैं। और ऑपरेशन चार्ट में जो आप कार्य कर रहे हैं उस पर ज़्यादा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो समय और संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीकी कौन सी है? हमारी प्रोसेस चार्ट है। अगला प्रश्न है कार्य सरलीकरण कार्य विधियाँ दर्शाते हैं, अच्छी, बेहतर, सर्वोत्तम, सबसे खराब। तो जो कार्य सरलीकरण है वो सबसे अच्छी विधियाँ दर्शाते हैं, तो यहाँ पर सर्वोत्तम एकदम करेक्ट आंसर होता है। कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको परिभाषित किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर बी। जो ये कौशल है वो कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में, जैसे कौशल स्किल्स कब हमारी डेवलप होती हैं? जैसे मतलब हमने किसी चीज़ को सीखा, फिर करते करते क्या हो जाता है, धीरे धीरे हमारे अंदर वो कुशलता आ जाती है, स्किल डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो यही क्या है कि व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किसको किया जाता है? कौशल को परिभाषित किया जाता है, ना अनाड़ीपन, ना क्षमता, ना बेवकूफ़ी। और आंसर बी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। कार्य सरलीकरण के कार्य को करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि जो सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जाता है, या किसने कहा है? देखिए, यह एक परिभाषा भी है, तो आप इसको याद करके रखिएगा कि ये निकोलम डार्सी का कथन है। कार्य के सरलीकरण कार्य की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि का सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये किसका है? निकोलम डार्सी। और ये हमारे टीजीटी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना
या सिद्धांत पर लागू होता है। कौन सा सिद्धांत है? शरीर की स्थिति में परिवर्तन, उत्पाद क्रम में परिवर्तन, तैयार उत्पाद में परिवर्तन और कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? यहाँ पर करेक्ट होता है कि 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना। यह सिद्धांत क्या है? शरीर भारों को सीधे, मतलब अपने शरीर भार को सीधी रेखा में लेना, मतलब हम सीधा खड़ा होकर के कोई कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या शारीरिक स्थिति में परिवर्तन हुआ ना, तो इसलिए ये हमारा पहला वाला जो है, ये मुंडेल का जो पहला नियम है, शारीरिक स्थिति में परिवर्तन, उसी के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एर्गोनॉमिक्स के फायदे क्या हैं? सुरक्षित कार्य, कार्यकुशलता और उत्पादकता में बढ़ोतरी, प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्था, आघातों में कमी। ठीक है, तो जो हमारा एर्गोनॉमिक्स है हमने बताया था उसमें क्या है? मैन है, मशीन है, एनवायरनमेंट है। ठीक, 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सुरक्षित और एर्गोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट जो वो बताया, क्या रिसोर्स बताया है, वो किसको माना है? वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन्होंने माना है मैन को, ह्यूमन को, मतलब एम्प्लॉय है जो उनका। ठीक है, तो एर्गोनॉमिक्स के फायदे क्या हैं? सुरक्षित कार्य, हाँ। कार्यकुशलता और उत्पादकता में बढ़ोतरी, बिल्कुल सही। और उसके बाद आघातों में कमी। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया कि आघात, हमारे जो कर्मचारी हैं या जो भी कार्य करने वाले हैं, आघातों में कमी हो। प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्था से एर्गोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं है। तो ए बी डी हम देखेंगे कहाँ है, सी हमारा करेक्ट होता है और कूट यहाँ पर सी है, ए बी डी, और ये करेक्ट होता है कि एर्गोनॉमिक्स के क्या फ़ायदे हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 के पदों को 2 से मिलाइए। अब यहाँ पर भी सूची 1 के पदों को 2 से मिलाना है। तो तैयार पदार्थों में क्या है? परिवर्तन, और हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, उत्कर्षण केंद्र का उपयोग में लाना, कच्चे पदार्थों में परिवर्तन लाना। अच्छा, यहाँ पर जब हम इसको मैच करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका तैयार पदार्थों में परिवर्तन, हाँ, तो जैसे कोई तैयार पदार्थ है तो उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है? तो कागज़ के नैपकिन का प्रयोग करना। ठीक है, तो हम लोग तैयार पदार्थों में परिवर्तन किसका कर सकते हैं? कागज़ के नैपकिन का प्रयोग कर सकते हैं। हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, हाँ, हाथ तो शारीरिक गति में सुधार लाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? शारीरिक गति में सुधार लाना। उत्कर्षण केंद्र का प्रयोग में लाना, तो सब्जी काटने के लिए बोर्ड का उपयोग करना। हम हाथ से सब्जी काटेंगे तो उतना ज़्यादा मतलब हमें कंफर्ट, हमारे हाथ में दुखेंगे, लेकिन अगर चॉपिंग बोर्ड पे नीचे रखते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पर लगता है, तो बहुत ही आसानी से कोई चीज़ कट जाती है। कच्चे पदार्थों में परिवर्तन, जो हमारे कच्चे पदार्थ हैं उनमें परिवर्तन लाएंगे, तो इडली के मिश्रण का प्रयोग, मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था। तो कागज़ के नैपकिन का मतलब कपड़े की जगह कागज़ के नैपकिन का आप प्रयोग करें और उसके बाद उसको थ्रो आउट कर देंगे तो हमारा काम नहीं बढ़ेगा। हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन लाना, उसमें मतलब आप अपनी शारीरिक गति को सुधार करें। जैसे बहुत ज़्यादा आप इधर उधर बेंड नहीं हो रहे हैं, सामान को अपने पास ही रख रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें क्या, जिससे आपकी गति क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस तरह से आप देखें तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैच कर दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों के नाम तथा उनके योगदान से सम्मिलित कीजिए। तो किसने किस क्षेत्र में काम किया है, इससे है ये प्रश्न। तो आप देखें कि ग्रास एवं क्रेंडल, जो ग्रास एवं क्रेंडल हैं वो किसके हैं? ये गृह प्रबंध के ही तो हैं। तो गृह प्रबंध की बात करें, होम मैंने मुंडेल ने क्या परिवर्तन की श्रेणियां दी है ना, तो 5 परिवर्तन दिए हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। फिर गिलबर्थ ने क्या दिया था? गिलबर्थ ने क्या दिया था? थर्बलिंग्स ही तो दी थी। तो गिलबर्थ कौन थी, लेडी थी कि मेल थी कि फीमेल? तो गिलबर्थ फीमेल थी। ठीक है, तो जो आपकी लिलियन गिलबर्थ हैं उन्होंने सरल पेन एवं पेंसिल तकनीकी दी, और लोंगवर्थ व बरेट ने गृह कार्य की ऊर्जा संबंधी लागत। ठीक, तो इस तरह से आप देखें कि ये आपका यहाँ पर सही होता है। तो पहले का दूसरा और बी का चौथा, तो यहाँ पर देखेंगे आप, हम लोग पहले का दूसरा और बी का चौथा। मैं जैसे एग्ज़ाम में खुद क्वेश्चंस को हल करती आई हूँ, तो वैसे ही मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ कि ऐसे ही जो आपको आता है सबसे पहले आप उसको पकड़ें। जो नहीं आता, ज़रूरी नहीं कि अगर 5 ऑप्शन आते हैं तो वो क्या आपको 5 क्लियर हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप हो सकता है आपको 2 क्लियर हो, 3 क्लियर हो, लेकिन अक्सर काम बन जाता है।
आप इस टेक्निक का यूज़ करें। कार्य एलिमिनेशन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड जब आपको प्रश्न में कन्फ्यूज़न हो। कार्य सरलीकरण का अर्थ है समय तथा ऊर्जा में उपलब्ध मात्रा में अधिक काम का अंजाम देना, और कारण क्या है, काम को दक्षता पूर्ण करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आंसर नंबर बी। ठीक, दोनों सही है। कार्य सरलीकरण का अर्थ समय तथा ऊर्जा की उपलब्ध मात्रा में अधिक काम को, हाँ बिल्कुल, अधिक मतलब काम, ऊर्जा भी जो है वो हमारी कम लगे और क्या हमारा काम भी ज़्यादा हो जाए। और कारण क्या है, क्योंकि काम जब दक्षता पूर्ण किया जाएगा तो टाइम और एनर्जी दोनों सेव हो जाती है। अगला प्रश्न है एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं। एर्गोनॉमिक्स के तत्व क्या हैं, मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो बिल्कुल उसको देख लें, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियाँ, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएँ, मानव कारक और मानव क्षमता, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर डी। ठीक, कार्य और वातावरण मैंने आपको बताया था, मैन, मशीन एंड इन्वायरमेंट, तीन चीज़ें। वातावरण जनित परिस्थितियाँ, इसमें आपका इन्वायरमेंट आ जाता है। फिर शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, मशीन की बात होती है। और मानव कारक व मानव क्षमता, यहाँ पर आपकी मैन की बात हो रही है। तो मैन, मशीन एंड इन्वायरमेंट, इस तरह से एर्गोनॉमिक्स के सभी तत्व हैं। अगला प्रश्न है पाथवे चार्ट किससे संबंधित है। सुई और धागा, पेन पेंसिल, पिन और सुई, पिन और धागा। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो पाथवे चार्ट जो है, जैसे पेन पेंसिल टेक्निक के अंतर्गत आता है तो हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं और पेन पेंसिल पे टिक लगा देते हैं फ़ौरन, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहले देखें कि पाथवे चार्ट को पूछ रहा है, तो पाथवे चार्ट किससे, पिन और धागे से संबंधित है। अगर आपको पता नहीं है पाथवे चार्ट में है क्या, तो आप पेन पेंसिल कर देंगे। तो आई होप कि आपको बिल्कुल हर चार्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस चार्ट में क्या क्या चीज़ों का प्रयोग हुआ है, पिन और धागा। अगला प्रश्न है कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है सरल कार्य करना, कम कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों उपकरणों के करने का कार्य को सरल बनाना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है, कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना, मतलब जैसी आवश्यकता है आप उसी हिसाब से कार्य को करें। अगला प्रश्न है पेंसिल तकनीकी वह तकनीकी है जिससे किया जाता है। देखिए थोड़ा सा कट हो गया है, यहाँ पे आप देख लेंगे क्या बोल रहे, जिससे किया जाता है, जिससे क्या किया जाता है। हाँ, पेंसिल तकनीकी वह तकनीकी है जिससे किया जाता है, सॉरी वो बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो उससे क्या किया जाता है, तो पर्यवेक्षण, बुनाई, कार्य सरलीकरण, टेक्सचर विश्लेषण। तो पेंसिल तकनीकी से क्या किया जाएगा, कार्य सरलीकरण ही तो किया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है कार्य सरलीकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा समय प्रबंधन के औजार हैं, मतलब समय प्रबंधन की बात कर रहे हैं, टूल्स की, जो अभी हमने पढ़ा कि हमारा टाइम मैनेजमेंट। शिखर भार, कार्यवक्र, दीवाल घड़ी, कलाई, दौड़ना, कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर नंबर ए। मैंने आपको बताया था क्या, पीक लोड। ठीक है, पीक लोड एंड वर्क कर्व। तो ये किसका है, समय प्रबंधन के औजार हैं। आप देखेंगे मैंने बिल्कुल एकदम जो आपको लेक्चर बताया है बिल्कुल वैसा ही एकदम बताया जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ जिसने ना देखा हो वो पिछला देख ले, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आसानी होगी और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है। समय योजना मौसम के अनुसार होनी चाहिए, समय योजना कठोर होनी चाहिए, समूहीकरण के समय की बचत होती है, समय योजना लचीली होनी चाहिए। तो कौन सा वाक्य असत्य है, ये पूछ रहा है, असत्य मतलब गलत है। तो समय योजना के बारे में यहाँ बात हो रही है। समय योजना का मतलब हो गया आपका कि टाइम की जो प्लानिंग होती है। समय योजना मौसम के अनुसार होनी चाहिए। हाँ, समय योजना कठोर होनी
चाहिए। तो क्या समय योजना कठोर होनी चाहिए? समूहीकरण के समय की बचत होती है और समय योजना लचीली होनी चाहिए। तो यहाँ पर असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होता है। समय योजना कठोर नहीं होनी चाहिए, समय योजना कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। तो ये अलग कथन हमारा असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है? ठीक, आराम, ऊर्जा, थकान, कोशिश मतलब ट्राई करना किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर जो कार्य को करने में बाधक पूछ रहा है ना, अगर हम आराम करेंगे तो क्या बाधा होगी? ऊर्जा रहेगी तो बाधा होगी, कोशिश करेंगे तो बाधा होगी नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता है। थकान क्या करता है? जो हमारी फटीग होती है वो क्या करती है? हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, बोर्डम थकान किस प्रकार की नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, और क्या है? परचुरेशन थकान, और डी में है बी और सी दोनों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होता है, आपकी जो बोर्डम थकान है वो किस प्रकार की नहीं है। तो ये आपकी मनोवैज्ञानिक थकान जो है वो है। हाँ, मैंने आपको बताया था मनोवैज्ञानिक थकान दो तरह की, कौन कौन सी? एक तो बोर्डम थी, दूसरी फ्रस्ट्रेशन थी। बोर्डम में क्या होता है? एक ही तरह का काम करते करते हम लोग क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। और फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है? जैसे अगर हम कुछ कर रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आउटपुट निकल के नहीं आता, तो उससे क्या होता है? हमारे अंदर वो क्या हो जाती है? फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाती है। तो बोर्डम थकान मनोवैज्ञानिक थकान है। हाँ, सही है। फिर उसके बाद ये परचुएशन थकान बता रहा है, पता नहीं, ये तो गलत है। और शारीरिक थकान, ये आपकी जो ये शारीरिक थकान है यही आपकी नहीं है। ठीक है, जो शारीरिक थकान है वो आपकी मांसपेशियों में अकड़न की वजह से लैक्टिक एसिड के जमा होने से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 85 का आंसर नंबर ए करेक्ट होता है। इंग्लिश में आपको जो रहेगा फ्रस्ट्रेशन का कुंठाजनक जैसा वर्ड रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि फ्रस्ट्रेशन है। जैसे ही आपको कुछ समझ में ना आए, आप इंग्लिश की तरफ जाएं, आई होप कि आपको सही आंसर मिल जाएगा। एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा गिलास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, यह स्पष्ट विषय है। कम क्या मिलता है? संतोष मिलता है। एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा ग्लास पानी, मतलब एक ग्लास पिया तो बहुत अच्छा लगा और दूसरा ग्लास पिए तो कम संतोष मिला। तो ये कौन सा है? मांग का नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम है, उत्पत्ति ह्रास का नियम है, और पूर्ति का नियम है। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता अर्थात कि मार्जिनल यूटिलिटी का ये नियम जो है ये इकोनॉमिक्स का नियम है, और इसको जो सीमांत उपयोगिता है इसमें ह्रास का नियम है। जैसे ये कहता है कि जैसे कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लेकिन एक टाइम होता है, क्या होता है? उसके बाद हाँ ठीक ठाक लगेगी, फिर उसके बाद हमारे रुचि उससे हट जाएगी। तो ये सीमांत उपयोगिता या ह्रास का नियम है। अगला प्रश्न है, गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि है, जो मतलब घर के काम में आपको अगर थकान नहीं होती है तो उसकी प्रमुख विधि क्या है? तो एलिमिनेट स्टैटिक कार्य और डायनेमिक कार्य, एलिमिनेटेड डायनेमिक कार्य, समय और श्रम बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग। इसमें आपका सी और डी मतलब ऑप्शन नहीं है इसमें। और यहाँ पे गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि क्या है? सब तो जो विधि है वो कार्य सरलीकरण की ही है। तो यहाँ पर जो यहाँ पे दिया हुआ था ऑप्शन नंबर डी, उसमें ये था समय और श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग। किसका? समय। और करेक्ट आंसर नंबर डी ही आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर होता है। क्या है? समय और श्रम। ठीक है, और श्रम की बचत करने वाले उपकरणों को, यूटेंसिल्स का प्रयोग, उपकरणों का प्रयोग, ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो समय और श्रम के बचत करने वाले, यहाँ बचत लिख देती हूँ मैं, बचत उपकरणों का प्रयोग। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? समय व्यवस्थापन का यंत्र, ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट की बात, और सॉरी टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, पीक लोड हो गया, फिर आपका वर्क कर्व हो गया, फिर रेस्ट पीरियड हो गया, और डी है आपका थकान। तो यहाँ पर जो ये है ये तो फटीग का है ना, थकान,
ये तो फटीग है, ये अलग चीज़ है। पीक लोड है, ये हमारा क्या टाइम व्यवस्थापन का यंत्र है। कार्यवक्र भी, वर्क कर्व भी, विश्राम काल, रेस्ट पीरियड भी होता है, बल्कि जो थकान है ये कोई टूल नहीं है। ये तो जो थकान जो होती है हमें कार्य करने से जो फटीग उत्पन्न होता है उसकी यहाँ पर बात कर रही है। उसके प्रकार दो होते हैं थकान के, कौन कौन से हैं? एक तो शारीरिक थकान, दूसरी मनोवैज्ञानिक थकान। एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं कार्य और वातावरण परिस्थितियाँ, शारीरिक माप और शारीरिक रासायनिक क्रियाएँ, मानव कारक और मानव क्षमता, और डी है आपका उपरोक्त सभी। आप देखिए प्रश्न की प्रकृति की कुछ पलट के वैसे ही दे रहा है। जब भी आप एर्गोनॉमिक्स में मैन, मशीन एंड एनवायरनमेंट याद रखेंगे आपका पूरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। मुझे आज पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने आपको वर्ड सिंप्लीफिकेशन पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है, तो मुझे क्वेश्चन आंसर भी कराने में अच्छा लग रहा है। शायद जैसे ही मेरे दिमाग में आ रहा है आप लोगों को भी उसी तरह से जो मैंने पढ़ाया है वो आपको याद आ रहा हो। निम्न में से कौन सा समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? तो पीक लोड, वर्क कर्व, रेस्ट पीरियड, फटीग। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये जीआईसी प्रवक्ता एग्ज़ाम 2009 का है, और ये वाला जो आपका इससे पहले वाला प्रश्न था ये किसका था? जीआईसी प्रवक्ता एग्ज़ाम 2013। मतलब सेम क्वेश्चन ही पूछ लिया है दोबारा। निम्न में से समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। अच्छा वो एर्गोनॉमिक्स का था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी इसी तरह था। पीक लोड, वर्क कर्व, विश्राम काल और फटीग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है फटीग। पीक लोड भी हमारा क्या है? टूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय का। ठीक है, कार्यवक्र भी है, विश्राम काल भी है। अगर इसी की जगह हमारा वर्क यूनिट होती, वर्क लोड होता, ये वर्क कर्व दिया, वर्क लोड नहीं दिया है, तो वर्क यूनिट भी इसी का हिस्सा है आपका किसका? टाइम मैनेजमेंट के टूल का। और वर्क यूनिट भी है, ठीक है, वर्क यूनिट भी है, और यहाँ पे लोड रहे, वर्क लोड है नहीं है, तो यहाँ पर एक वर्क लोड भी। तो इस तरह से 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपके समय व्यवस्थापन के टूल हैं। फटीग कोई टूल नहीं है, ये एक प्रकार की आपका शरीर जब इनएक्टिव होता है तो उसकी स्थिति है ये कि कार्य करने की क्षमता उसमें नहीं होती है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पाथवे चार्ट, कार्य सरलीकरण, सेवानिवृत्ति, मानसिक थकान, बोर्डम, थकान, आयोजन, प्रबंध, प्रक्रिया। तो इसमें से हमको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्या मानसिक थकान जो आती है वो सेवानिवृत्ति से आती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? सेवानिवृत्त मानसिक थकान। पाथवे चार्ट कार्य सरलीकरण का है। बोर्डम, थकान से बोर्डम आती है, मैंने बताया था ना, 2 तरह की, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, जिसमें बोर्डम आता है, सही है। आयोजन, प्रबंधन, प्रक्रिया, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये प्रबंधन प्रक्रिया के चरण हैं। ठीक, और इसमें सेवानिवृत्ति मानसिक थकान ये आपका गलत है, बल्कि आपके फिजिकल मतलब शरीर आपका कमज़ोर हो जाता है, इसलिए आप कार्य करना छोड़ते हैं। धन कैसा साधन है? मानवीय, अमानवीय, मानवीय तथा अमानवीय दोनों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। मनी कैसा है? हमारा अमानवीय साधन है। अच्छा, मानवीय साधन में क्या हो जाएगा? ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियाँ, ये सारी चीज़ें। मानवीय अमानवीय में हमारा क्या आ जाता है? इसके अंतर्गत हमारा टाइम आता है, जिसको कि हम दोनों में काउंट कर सकते हैं। जो हमारे पास हमारा समय है जिसको कि हम यूज़ कर रहे हैं, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है? हमारा मानवीय में आ जाता है। ठीक है, और अमानवीय इसलिए है क्योंकि समय तो सबके लिए समान रूप से चलता रहता है। अगला प्रश्न है, किस साधन की गुणात्मक सीमाएं हैं? ऊर्जा, भौतिक पदार्थ, धन, ज्ञान। अच्छा, क्या किस साधन की गुणात्मक सीमाएं हैं, जिसमें मतलब कि गुण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर बी, भौतिक पदार्थ। इसकी क्या है? गुणात्मक सीमाएं हैं। एक समय के बाद जो भौतिक पदार्थ हैं उनका अंत हो जाता है, उनके गुणों का ह्रास होने लगता है। अगला प्रश्न है, आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है लक्ष्यों का जानना, धन का विश्लेषण, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, आय का आवश्यकता में सामंजस्य। आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है क्या? अगर हम मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, मनी मैनेजमेंट की यहाँ बात हो रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं? तो लक्ष्यों को जानना, धन का विश्लेषण, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, आय तथा आवश्यकता। सबसे पहले किसी भी कार्य को हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो लक्ष्यों को जानना, यही नहीं, किसी
किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिसाइड गोल्स, मतलब क्या हमारे लक्ष्य हैं, हमको क्या प्राप्त करना है, ये तो हमको पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि लक्ष्यों को जानना। 94 का आपका ऑप्शन नंबर ए आवश्यक होता है, जिससे कि हम कार्य को क्या करें, बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर पाएं। समय व्यवस्थापन की योजना में सफल होने से क्या होता है, संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। एक मिनट, हाँ, परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं, संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर सी, संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होती है। अगर समय व्यवस्थापन की योजना, अगर आपका समय को आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो आपका जो फैमिली गोल है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, और समय रहते जब कार्य होता है तो आपको मानसिक संतुष्टि अवश्य ही होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान व शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना। यह परिभाषा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? देखिए, परिभाषा से भी प्रश्न आया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है निकल एवं डॉर्सी के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। इसमें कुछ समझाना नहीं है, कार्य करने की सबसे आसान व शीघ्र विधि की सचेतता से खोज कर रहे हैं। सचेतता से खोज कौन कर रहा है? निकल एवं डॉर्सी। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम प्रसारण या विसरण। तो जो वॉशिंग मशीन है वो किस पर कार्य करती है? ये अपकेंद्रण पर काम करती है। अपकेंद्रण की बात हम करें तो आप बीच में, मतलब जो ये सब कुछ क्या होता है, ऐसे बीच में जा कर के इकट्ठा होता रहता है, तो यही क्या है? अपकेंद्रण। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य का सिद्धांत है वो अपकेंद्रण का है। और ये क्या है? अपकेंद्रीय बल एक ऐसा जड़वीय बल या छद्म बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, दूध से मक्खन निकालने में भी यही होता है। तो अगला प्रश्न है आपका, मुंडेल ने कार्य सरणीकरण के 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन क्या है? तो सबसे पहले परिवर्तन की बात करें हम तो आंख बंद करके आप लगाएंगे हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। मैं आपको बताऊं, मुंडेल का जो है, जो पहले उन्होंने जो उनके लॉस थे, तो पहले उनके 3 लॉस थे, शायद मैंने आपको बताया होगा। तो उसमें पहला था हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन, फिर उसके बाद सेकंड था आपका सेकंड में था उत्पाद में परिवर्तन और रॉ मटेरियल में, और फिर उसके बाद कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन। तो मतलब ये इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस में मुझे कन्फ्यूज़न है, सेकंड या थर्ड है, या ये सेकंड है ये थर्ड है। तो ये पहले ये इन्होंने 3 लॉ दिए थे, फिर बाद में 5 हो गए। ठीक, अगला प्रश्न है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है? कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, श्रम एवं बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, कार्य स्थान को संगठित करना, कार्य क्रिया में कुशलता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है, कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन। मतलब जो हमारा पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका है काम करने का, टाइम टेकिंग वाला, उसको हटा करके नई चीज़ों को लाना, ये किसका है? कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य, ज़्यादा, जिसमें बुनना, आटा गूंदना, फर्श पोंछना, डस्टिंग करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्श पोंछना, पोछा लगाना सबसे ही भारी काम है। ठीक है, तो फर्श पोंछना यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसमें ऊर्जा लगती है। अगला प्रश्न है, कार्य सरलीकरण की प्रमुख 2 तकनीकी बताइए, औपचारिक और अनौपचारिक मार्ग एवं प्रक्रिया का स्थायी एवं लचीला उपयोग में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं टेक्निक्स 2 हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल टेक्निक को पेन पेंसिल टेक्निक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। जो आपकी धन, समय और शक्ति तीनों की जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में, और आपका लास्ट है जीवन चक्र की और उपयुक्त
सभी। तो जो धन, समय और शक्ति जो ये तीनों हैं, उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता कब पड़ेगी? जब बियरिंग चाइल्ड, मतलब जब बच्चे होंगे तब उस समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, ये। तो अगर हम बात करें कि जीवन चक्र की अगर अवस्थाओं की बात करते हैं तो जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं ना। तो सबसे पहली वाली जो अवस्था होती है उसमें क्या है कि उसमें शादी, जैसे प्रारंभिक अवस्था जो हम कहें बिगिनिंग स्टेज, ठीक है, बिगिनिंग स्टेज हो जाएगी। फिर दूसरी आपकी क्या होती है? प्रसारण वाली, एक्सटेंशन होता है उसमें। और तीसरी वाली है कॉन्ट्रैक्टिंग। तो पहली स्टेज में शादी होती है, परिवार सेटअप होता है, फिर दूसरे में बच्चे होते हैं, बच्चों को पालना, स्कूल कॉलेज जाना, और जो तीसरी स्टेज है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, उसमें क्या होता है? सारे बच्चे सेटल हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चे जॉब करने लगते हैं और माता पिता अकेले हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा समय, धन और शक्ति तीनों की आवश्यकता पर किस में लगेगी? जिसमें बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, उसी में तो लगेगी। तो जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। तो जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, घरेलू कार्य में थकान को कम करने की सबसे उपयुक्त विधि? स्थैतिक कार्य को कम करके, गतिक कार्य को कम करके, श्रम एवं समय बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करके, और फिर लास्ट है आपका बारी बारी से स्थैतिक एवं गतिक कार्य के द्वारा। तो उसमें कुछ भी नहीं है, कार्य सरलीकरण की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है, श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करके। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? बजट चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट, परिचालन चार्ट। तो यहाँ पर आपका बजट चार्ट, क्या बजट चार्ट हमारा इससे संबंधित है? नहीं, ठीक। प्रक्रिया चार्ट संबंधित है, परिचालन चार्ट संबंधित है और फ्लो चार्ट संबंधित है। अगला प्रश्न है, समय प्रबंधन का एक यंत्र नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। कार्य इकाई, वर्क यूनिट, कार्य वक्र, आपका वर्क कर्व हो गया, समय मानक और समय योजना। तो इसमें प्रबंधन की इकाई का एक यंत्र कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर समय प्रबंधन की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि कार्य वक्र समय प्रबंधन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। इसके अंतर्गत कार्यों को ग्राफ पेपर पर वक्र के रूप में प्रदर्शित करके समय को नियोजित तरीके द्वारा प्रबंधित किया जाता है, और क्रिटिकल पाथ मेथड भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जो ये कार्य वक्र है, यही समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। तो ये आपको याद रखना है, आप इसको रट लीजिए कि कार्य वक्र को ही ये यंत्र कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की आदतों को बदलना, श्रम बचत साधनों का प्रयोग करना, कार्य मूलक स्थानों का संगठन करना, कार्य सक्रियता में निपुणता विकसित करना। तो यहाँ पर कार्य करने की आदतों में परिवर्तन ही हमारा क्या है? कार्य सरलीकरण है। कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है कम कार्य करना, आसान कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, कार्य के अनुसार उपकरणों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? सुमेलित कीजिए। तो मूल्य है, कार्य सरलीकरण है, निर्णय प्रक्रिया है और आपका बजट है। तो मूल्य की अगर हम बात करें तो मूल्य जो है वैल्यूज़ किसके द्वारा हैं? ये पार्कर्स की हैं, ठीक। कार्य सरलीकरण मतलब कि जो आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन का है, किसने दिया है? मुंडेल ने, जो 5 चेंजेस बताए हैं। निर्णय प्रक्रिया की बात हम करते हैं तो निर्णय प्रक्रिया में डिसीजन मेकिंग की बात करें तो फॉलेट का सुझाव इसमें आता है, ठीक है, फॉलेट का सुझाव आता है। और बजट की बात करते हैं तो बिल्कुल एंजिल्स को तो हम भूल ही नहीं सकते। तो एंजिल ने बजट का नियम दिया है। और आपको याद हो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एंजिल ने जो अपना बजट दिया है उसमें बचत का कोई प्रावधान नहीं है और पूछा हुआ प्रश्न है। और प्रांग जो है वो हमारी कलर स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है और ये 1J1 चैप्टर की ही सीरीज़ है, इसको आगे मैंने आज कंटिन्यू किया है। और देखिए आपके 50 से ज़्यादा 58 प्रश्न हो गए हैं। और साथ में मैं आपको ये बता दूं
कि इससे पहले का वीडियो जो है कार्य सरलीकरण का, उसको प्लीज़ आप देख लें। उस वीडियो पे पार्ट 1 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस पर मैं पार्ट 2 मेंशन कर दूंगी, तो जिससे आपको मालूम चलेगा कि इसमें क्वेश्चन आंसर है और उसमें क्या है, थ्योरी है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है, समझाया हुआ पसंद आता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, पढ़ाई करते रहें आप लोग। बाय बाय।